नमस्कार, सोडा क्लासेस शॉर्टकट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर आता है। कई बच्चों ने मुझे बताया कि फर्स्ट ग्रेड में उत्तक टॉपिक में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, विद्यार्थियों को प्रॉब्लम होती है नॉर्मल टॉपिक्स के अंदर। तो एक उत्तक नाम का टॉपिक है जिससे संबंधित बच्चों ने मुझे बार बार बोला कि सर उत्तक नाम का एक टॉपिक करवा दीजिए। तो मैंने सोचा है कि आज मैं आपको उत्तक के बारे में सामान्य जानकारी देने वाला हूँ। जो फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की तैयारी करता है वो बालक ज़रूर उत्तक टॉपिक की ये क्लास ले। उसके साथ ही जिन जिन ने एनटीपीसी का अभी प्रीलिम्स क्लियर किया है, सीबीटी 2 के लिए जो एलिजिबल हैं वो भी उत्तक टॉपिक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें भी जो है क्वेश्चन आने लायक हैं इस जगह से। साथ ही साथ और भी अगर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाला बालक है तो वो भी उत्तक टॉपिक को पढ़ सकता है। ठीक है, उत्तक बहुत ही कॉमन टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं प्रबल हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बिना देरी किए टॉपिक को स्टार्ट करें और समझें कि उत्तक वास्तव में होता क्या है ना, किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम उत्तक की बात कर रहे हैं। ठीक, उत्तक अर्थात कोशिकाओं का समूह। वास्तव में उत्तक के बारे में कौन कौन सी बातें आती है, तो बड़ी कॉमन संरचनाओं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, उत्तक होता क्या है, तो याद रखें उत्तक होता है कोशिका समूह। कोशिकाओं का समूह जो अपने काम के प्रति विशिष्ट होता है या स्पेशल होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। नंबर 2, उत्तकों का अध्ययन, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम उत्तक का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो इसमें देखो हिस्टोलॉजी शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। हिस्टोलॉजी और हिस्टोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, ओतिकी। अब देखो इंपॉर्टेंट शब्द कौन सा है, हिस्टोलॉजी, न कि ओतिकी। ओतिकी से तो नाम से ही काफ़ी हद तक हमें पता चलता है कि उत्तक का अध्ययन हो रहा है। तो मेन जो शब्द है वो क्या है, हिस्टोलॉजी। उसके बाद में अगला पॉइंट ये बनता है कि हिस्टोलॉजी जो शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था, तो मायर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। और अगर हम बात करें हिस्टोलॉजी के जनक की, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी की, तो हम लोग यहाँ पर एक वैज्ञानिक का नाम पढ़ा करते हैं और उस वैज्ञानिक का नाम है मार्सेलो मेलपिगी। मार्सेलो मेलपिगी है ना। तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी होता है वो होता है मार्सेलो मेलपिगी। एक शब्द और है कि उत्तक अर्थात टिश्यू शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो उत्तक शब्द का प्रयोग करने वाला जो साइंटिस्ट है वो साइंटिस्ट है बिचट। बिचट भी है, विचट भी है, ऐसे नाम आ जाते हैं। तो उत्तक शब्द का प्रयोग किसने किया था, बिचट ने। उत्तकों का अध्ययन क्या होता है, हिस्टोलॉजी। जनक इसका कौन है, तो मार्सेलो मेलपिगी है ना। तो ये हमें कुछ बातें याद रखनी है। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि उत्तक बनता किस प्रकार से है। तो देखिए सबसे पहले जीवों की शुरुआत किससे होती है, एक सेल से, कोशिका से। कोशिका से किसका निर्माण होता है, उत्तक का। उत्तक से क्या बनते हैं, अंग, और अंग से क्या बनते हैं, अंग तंत्र है ना। हम जानते हैं ऑर्गन सिस्टम बनता है, और अंग तंत्र से क्या बनता है, शरीर। अब कोशिका तो सभी जीवों में होती है, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो। अंग भी पादप और जंतु में होते हैं, अंग तंत्र भी पादप और जंतु में होते हैं, शरीर भी पादप और जंतु दोनों का होता है। तो इसका मतलब उत्तक की शाखाएं भी कितने भागों में बंटेगी, 2 भागों में। एक तो पादप का निर्माण करने वाला और एक जंतु का निर्माण करने वाला है ना। तो पादप का निर्माण करने वाले उत्तकों को हम पादप उत्तक कहते हैं और जंतुओं का निर्माण करने वाले उत्तकों को हम जंतु उत्तक कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो कॉमन बात कि उत्तक वास्तव में होता क्या है, किस प्रकार से होता है, शारीरिक वृद्धि का द्योतक है। शारीरिक वृद्धि जो है वही उत्तक के द्वारा मतलब होती है। और अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि वास्तव में जो उत्तक होते हैं वो 2 प्रकार के, अगर पादप और जंतु है तो उनको किस प्रकार से आगे डिवाइड किया जाए। मुझे लगता है कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पता चल गई होगी कि कोशिकाओं का समूह, अध्ययन हिस्टोलॉजी, शब्द मायर ने दिया, जनक मार्सेलो मेलपिगी, और उत्तक शब्द दिया था बिचट ने। उत्तक हमारे शरीर के लिए वांछित भी हो सकते हैं और अवांछित भी हो सकते हैं। अगर उत्तक हमारे शरीर का निर्माण करने वाले हैं तो शारीरिक प्रगति का अर्थात एक प्रकार से शरीर की वृद्धि का संकेत है। और अगर हमारे शरीर में यूं ही उत्तक बन रहे हैं तो वो ट्यूमर बनेंगे और भविष्य में किसी न किसी रोग का कारण बन जाएंगे है ना। तो उत्तक लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। क्योंकि सबसे पहले हम शरीर पढ़ रहे हैं पादपों का, तो हम किस उत्तक के बारे में चर्चा करेंगे, पादप उत्तक के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं मैं पादप उत्तक के बारे में। तो पादप उत्तक को हम 2 भागों में इस प्रकार से डिवाइड कर देते हैं। एक तरफ हम बात करते हैं ऐसे उत्तकों की
जो लगातार विभाजित होते हैं। तो लगातार विभाजित होने वाले उत्तकों को हम विभजोतक कहते हैं। और एक तरफ हम उन उत्तकों की बात करते हैं जो विभाजित होना बंद हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थायी उत्तक कहते हैं, है ना। तो विभजोतक उत्तक अर्थात जिनमें लगातार विभाजन देखा जाता है, तो लगातार विभाजित होने वाले उत्तक विभजोतक कहलाते हैं। और स्थायी उत्तक वो जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, उससे हम लोग क्या कहते हैं? स्थायी उत्तक कहते हैं, ठीक है ना। अब विभजोतक उत्तक जो होते हैं इनको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो थोड़ा तीनों के नाम गौर से समझ लें। पहला होता है शीर्षस्थ विभजोतक, यानी कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, शीर्षस्थ विभजोतक। एक होते हैं जिनको हम कहते हैं पार्श्वीय विभजोतक, यानी कि लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और एक होते हैं अंतर्विष्ट या अंतर्वेशी विभजोतक, जिनको हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इस प्रकार से उत्तकों को हम 3 भागों में बांटते हैं, शीर्षस्थ, पार्श्वीय और अंतर्विष्ट, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है, शीर्षस्थ नाम से क्या पता चल रहा है कि पादप के किस भाग में वृद्धि? शीर्ष भाग में वृद्धि। जैसे ये एक पादप है, तो उसके शीर्ष भाग में वृद्धि अर्थात उसके एपिकल पार्ट्स में ग्रोथ करना, ये काम किसका है? शीर्षस्थ का हो जाएगा, है ना। ऊंचाई में वृद्धि, प्राथमिक वृद्धि, है ना। और जब पादप की चौड़ाई में वृद्धि की बात आए, लेटरल पार्ट्स अर्थात परिधि में, चौड़ाई में, मोटाई में वृद्धि की बात आए, तो हम यहाँ पर कौन सा उत्तक पढ़ा करते हैं? पार्श्वीय विभजोतक। और कई बार हम देखते हैं कि पादप जो है साइड में इस प्रकार से भी ग्रोथ करता है, टहनियाँ निकलती हैं, और उनका जो कोमल भाग होता है जिसको हम कहते हैं परव संधि, है ना, जोड़ वाला जो भाग होता है, जब इस परव संधि वाले भाग से भी पादप दोबारा ग्रोथ करता है तो इस उत्तक का नाम क्या होता है? अंतर्विष्ट विभजोतक, ठीक है। तो पादप की जड़ के भी और तने के भी शीर्ष भाग में वृद्धि, है ना। पादप और जड़ दोनों के तने के शीर्ष भाग में वृद्धि, तो ये काम कौन उत्तक करेगा? शीर्षस्थ करेगा, है ना। क्योंकि पहले ये वृद्धि होती है तो हम इसको क्या कहते हैं? प्राथमिक वृद्धि। तो पादप में जड़ और तने की शीर्ष भाग में ऊंचाई में वृद्धि, है ना, अर्थात प्राथमिक वृद्धि कौन सा उत्तक करता है? शीर्षस्थ करता है। तो प्राथमिक वृद्धि हेतु जिम्मेदार हो जाएगा शीर्षस्थ विभजोतक। इसी प्रकार से पार्श्वीय विभजोतक, ये कहाँ वृद्धि करता है? चौड़ाई में, जड़ की चौड़ाई, तने की चौड़ाई, है ना। चौड़ाई कह सकता हूँ, मोटाई कह सकता हूँ, या परिधि कह सकता हूँ। तो इसकी परिधि में वृद्धि कौन सा उत्तक करता है? पार्श्वीय विभजोतक। क्योंकि वो पहले है और ये बाद में है, तो इस बाद वाली वृद्धि को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। तो पादप में जड़ और तने की परिधि, चौड़ाई या मोटाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कौन होगा? पार्श्वीय। अच्छा, अगर बाई चांस किसी कारण से पादप ऊपर से कट जाए, हम घास को काट दें, कोई शाकाहारी जंतु ने घास खा लिया, तो ये पुनः वृद्धि करेगा। तो पादप कटने के उपरांत पुनः वृद्धि जब होती है, पादप के कटने के उपरांत जब उसमें पुनः वृद्धि देखी जाती है, तो इसके अंदर कौन सा उत्तक जो है काम करता है? अंतर्विष्ट। जैसे हम लोग पढ़ा करते हैं दूब घास, है ना, दूब घास हम पढ़ा करते हैं। तो दूब घास को जितना काटोगे उतना ही ग्रोथ होगा, धनिया को जितना काटोगे उतना ही ग्रोथ करेगा। तो यहाँ पर दोबारा वृद्धि के लिए कौन सा उत्तक होगा? अंतर्विष्ट, है ना। और शीर्ष भाग में वृद्धि, अब जैसे गेहूं है ना, सिर्फ ऊंचाई में वृद्धि करेगा। जैसे गन्ना है, जैसे मक्का है ना, जैसे जो ज्वार बाजरा है, वो सिर्फ ऊंचाई में वृद्धि करते हैं। तो ये प्राथमिक वृद्धि अर्थात शीर्षस्थ विभजोतक के द्वारा होती है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो जैसे कपास है, ऊंचाई के साथ साथ चौड़ाई में वृद्धि करता है। और जितने भी वृक्ष हैं, सारे के सारे वृक्ष जो हैं वो क्या होते हैं? चौड़ाई में वृद्धि करते हैं। तो इसका मतलब इसमें कौन सा उत्तक भाग लेता है? तो इसमें पार्श्वीय विभजोतक उत्तक जो है वह भाग लेता है ना। एकदम कॉमन हमने पढ़ा, शीर्षस्थ ऊंचाई में वृद्धि, चाहे वो पादप के तने के अंदर हो, चाहे वो जड़ के शीर्ष भाग में वृद्धि हो, है ना। और ऐसी वृद्धि हम किस में देखते हैं? गेहूं, जौ, चावल, चना, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि में ना। पार्श्वीय मतलब साइड में वृद्धि, ऐसा हम लोग कपास में देखते हैं। बहुवर्षीय पादपों में, वृक्षों में देखा करते हैं जो चौड़ाई में भी वृद्धि करते हैं। अंतर्विष्ट ऐसे पादप जो कटने के बाद में पुनः बार बार वृद्धि करते हैं, तो उनके अंदर अंतर्विष्ट विभजोतक जो भाग लेता है। पादप कटेगा, दोबारा वृद्धि करेगा, जैसे दूब घास, धनिया, पुदीना, मेथी आदि। सही है, इस प्रकार से हम लोग पढ़ा करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें
कि विभजोतक को हमने 3 भागों में बांटा और एक तरफ हमारे पास आ जाएगा स्थायी उत्तक। तो मैं सिर्फ आपको एक बार इसका बेसिक बताऊंगा और जब इसके एक्सप्लेनेशन की बारी आएगी तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा सबको एक्सप्लेन करने हेतु, दोबारा समझाने हेतु, ठीक। तो हम उसको और बेटर तरीके से समझ लेंगे। एक बार मैंने आपको विभजोतक बताया, अब मैं आपको स्थायी उत्तक जो है ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। विभजोतक हमने कर दिया बेसिक में, एकदम सिंपल वे में, और नंबर 2 पे मैं बता रहा हूँ अभी आपको स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक अर्थात ऐसा विभजोतक जो अंत में विभाजन की क्षमता खो देता है, अर्थात जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं देखी जाती, उसे हम स्थायी उत्तक कहते हैं। स्थायी उत्तक 2 प्रकार का है, सरल स्थायी और एक होता है हमारे पास है नंबर 2 पे अगर हम देखें तो जटिल स्थायी। तो स्थायी उत्तक 2 प्रकार का, सरल स्थायी और जटिल स्थायी। सरल स्थायी जिसमें कोशिकाएं बड़ी सिंपल और सरल प्रकार की होती है, जटिल स्थायी जिसमें कोशिकाएं जटिल होती हैं, जिसके भाग जटिल होते हैं। और अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंस की, तो जटिल स्थायी उत्तक कंपटीशन में सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जटिल स्थायी वाला, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले सरल स्थायी। सरल स्थायी के कई प्रकार होते हैं, जैसे हम लोग इसमें पहला प्रकार पढ़ा करते हैं पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा को अपने हिंदी में कहा करते हैं मृदुतक। ऐसा उत्तक जो पादप के लगभग सभी भागों में होता है, सजीव होता है और जो मूल रूप से भोज्य पदार्थों को स्टोर करता है, उसे हम कहते हैं पैरेनकाइमा अर्थात मृदुतक। और पैरेनकाइमा के 2 प्रकार होते हैं, इनको मैं नेक्स्ट क्लास में और एक्सप्लेन कर दूंगा। पैरेनकाइमा के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है एरेनकाइमा, ठीक है, और एक होता है क्लोरेनकाइमा। एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा, ठीक है ना। एयर, अगर हम एरेनकाइमा शब्द को भी बोलेंगे ना तो इसमें उच्चारण आएगा एयर का। एयर मतलब हवा, वायु। तो जिनमें वायु गुहिकाएं होती है उसे हम कहते हैं एरेनकाइमा अर्थात वायु तक। क्लोरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल होता है, और जिसमें क्लोरोफिल होता है उसको हम क्लोरेनकाइमा या हम इसे कहते हैं हरित उत्तक। तो जिसमें क्लोरोफिल होता है उसे हरित उत्तक या क्लोरेनकाइमा कहते हैं, और जिसमें वायु होती है उसे हम एरेनकाइमा या वायु उत्तक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम पैरेनकाइमा को 2 प्रमुख भागों में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो हम लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, ठीक है ना। और कोलेनकाइमा जो होता है ना उसे हम हिंदी में कहते हैं स्थूल कोणोत्तक। इसे हम स्थूल कोणोत्तक कहते हैं, जो पादप को लचीलापन प्रदान करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जिससे पादप टूटता नहीं है, तो हम स्थूल कोणोत्तक पढ़ा करते हैं। इसको भी हम लोग और आगे एक्सप्लेन कर लेंगे। और नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पर पढ़ा करते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा को हम हिंदी में कहते हैं दृढ़ोत्तक, जो पादप को दृढ़ता और मजबूती प्रदान करता है। जैसे नारियल होता है ना, नारियल काफ़ी दृढ़ होता है, तो नारियल जो किस प्रकार के उत्तक से बना होगा, स्क्लेरेनकाइमा यानी दृढ़ोत्तक से। इसके ऊपर भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है 2-4 लाइनें और मैं ऐड करूंगा, तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। अभी आप समझिए कि स्थायी उत्तक 2 प्रकार का था, सरल और जटिल। सरल 3 प्रकार का है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। हम इनको बेटर एक्सप्लेन करेंगे तो और नीट एंड क्लीन जो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। पैरेनकाइमा यानी मृदुतक 2 प्रकार का, एरेन और क्लोरीन। एयर मतलब वायु और क्लोर मतलब क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी कि हरित उत्तक, है ना, हरित लवक जिसमें होता है। कोलेनकाइमा स्थूल कोणोत्तक, स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ोत्तक। सबके बारे में हम अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, जटिल स्थायी उत्तक। जटिल स्थायी उत्तक जो होता है वो होता है सहवन उत्तक। विभिन्न प्रकार के पदार्थों को अपने साथ परिवहन करने वाले उत्तक को हम क्या कहते हैं, सहवन उत्तक। जल का परिवहन करने वाला, है ना, खनिज लवणों का परिवहन करने वाला, भोज्य पदार्थों का परिवहन करने वाला। तो पादप में 2 प्रकार का सहवन उत्तक देखा जाता है। एक हम पढ़ा करते हैं जाइलम और एक हम पढ़ा करते हैं फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को हम कहते हैं दारू, ये नाम तो बोलने लायक नाम ही नहीं है, इंपॉर्टेंट नाम है ना, दारू। और फ्लोएम को हम क्या कहते हैं, पोसवाह, इसे हम पोसवा भी कहते हैं, ठीक है ना। जाइलम को हम इंग्लिश में बोलते हैं हैंड्रोम, फ्लोएम को हम इंग्लिश में बोलते हैं लेप्टोम। जाइलम को हम कहते हैं काष्ठ यानी कि लकड़ी, है ना, और फ्लोएम को हम कहते हैं बास्ट।
अर्थात लकड़ी के ऊपर का आवरण। ठीक, इस प्रकार से हम लोग जाइलम और फ्लोएम 7 उत्तक के प्रकार पढ़ा करते हैं। अगर मैं बात करूं रीट के लेवल 1 2015 के पेपर की, तो उसमें प्रश्न पूछा गया था जाइलम किस प्रकार का उत्तक है, जटिल स्थायी। ठीक, ऐसा प्रश्न अगर पेपर में आ जाए तो हम तैयार हैं, है ना। जाइलम को क्या कहते हैं, दारू। फ्लोएम को क्या कहते हैं, पोषवाह, पोषण का वाहक, है ना। और इसको इंग्लिश में हैंड्रोम, इसको लेप्टोम, इसको कास्ट और इसको बास्ट। कास्ट का मतलब क्या होता है, लकड़ी हो जाता है। इसका मतलब लकड़ी जो है वो किस प्रकार के उत्तक का उदाहरण है, तो आप याद रखें कि लकड़ी जो है वो एक प्रकार का जाइलम होता है। तो डंडा लकड़ी आदि आप देखते हैं, तो जिन जिन पादपों में लकड़ी बनती है वो क्या है, अपने आप में जाइलम का उदाहरण है। अब जाइलम किसका परिवहन करता है, जल का परिवहन करता है। और फ्लोएम किसका परिवहन करता है, तो पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है ना, उसका परिवहन करता है। तो मैं लिखता हूँ पोषण का परिवहन। और क्योंकि यह पोषण का परिवहन करता है इसलिए नाम क्या रखा, पोषवाह। इस प्रकार से हम लोग पादप उत्तक को मूल रूप से बड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहा है जिसमें उसके उत्तक नाम से संबंधित टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो मैं चाहता हूं कि जितने भी प्रथम श्रेणी व्याख्याता की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं एक दूसरे के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर उन्हें आवश्यकता लगती है कि इस टॉपिक को बढ़िया स्तर पर नीट एंड क्लीन तरीके से इसको कवर करना है, तो आप हर व्यक्ति तक पहुंचाइए और कमेंट में मुझे अप्रिशिएट कीजिए इस टॉपिक के लिए। मैं आपको इस टॉपिक का और बेहतरीन वीडियो बनाकर पादप और जंतु दोनों प्रकार के उत्तकों को बेटरली एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट भी ना बचे और नोट्स बनाने में भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि तुम्हें अच्छी तरह से एक एग्जाम्पल जो है बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि जब पेपर के लिए आप इस टॉपिक को पढ़ें तो आपको ये न लगे जैसे यूट्यूब का एक बेसिक सा वीडियो ही है। ऐसा लगना चाहिए कि बेसिक वीडियो नहीं है, अभी तो एक क्लास है ना। ये सिर्फ वीडियो नहीं बन रहा है, ये अपने आप में क्लास बन रही है। तो तुम इसको पॉजिटिव वे से अगर लोगे और अच्छे तरह से मुझे कमेंट करके अप्रिशिएट करोगे, अपने बताओगे कि इस टॉपिक को और एक्सप्लेन किया जाए, तो मैं ज़रूर इसके अंदर आपकी हेल्प करूँगा। क्योंकि अभी जो ये टॉपिक मैंने स्टार्ट किया, ये भी मैंने किसी के कहने पर स्टार्ट किया है। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले बालकों के कहने पर उन्होंने कहा कि सर ये टॉपिक करवाया जाए, तो मैंने इसको रन किया। पादप और जंतु दोनों ही प्रकार के उत्तकों को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन मुझे चाहिए इसमें अप्रिशिएशन। अगर आप सभी चाहते हैं कि अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा सकें, तो निश्चित रूप से जो है मैं आप लोगों को इसके अंदर और अधिक मैटर देने का प्रयास करूंगा। कुछ क्रांतिकारी और इसमें जुड़े थे जिन्होंने जो है मेरे को कमेंट किया था, कुछ टॉपिक्स लिखे थे। एक बच्चे ने तो 12-13 टॉपिक एक साथ ही लिख दिए थे। तो चिंता न करे, वो भी मैंने उसको भी रिस्पेक्ट तरीके से मैंने उसको तैयार करने की कोशिश किया। मैंने उसको कमेंट में जवाब भी दिया है कि आप चिंता न करें और भरोसा रखें, विश्वास बनाए रखें, और निश्चित रूप से वो टॉपिक भी मैं आपको जो है अपने यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा। इसी प्रकार से सहयोग करते रहें, वीडियो को देखते रहें, नोट्स बनाते रहें और शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और यूट्यूब परिवार में इसी प्रकार से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऑल द बेस्ट आप सबके लिए।